आजकल जहां देखे लोग एक ही बात कर रहे हैं, चाहे वो दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से भुगतान करना मुमकिन है क्या? बिना नकद के पैसे की लेन देन करना मुमकिन है क्या? कैश जेब में ना हो और कोई खरीदारी करने की नौबत आ पड़ी तो क्या करें? आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, हमसे नहीं होगा, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, तो कैसे होगा? पर फिर भी बिना नकद के भुगतान करना बिल्कुल मुमकिन है और बिल्कुल सरल भी। जैसे आप मोबाइल फ़ोन से मैसेज भेजते हो ना, उतना ही सरल। ऐसे में आपको इन सभी सवालों का सही जवाब मिले, इसलिए आपके लिए हमने कुछ विशेषज्ञों को अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो आइए स्वागत करते हैं मुदित नारायण, पुनीत शुक्ला और रुचि गुप्ता का, जो कि नीति आयोग से हैं और डिजिटल पेमेंट की इस मुहिम में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। हमने अपने देश के नागरिकों से कई सवाल इकट्ठे किए हैं। तो मुदित, पहला सवाल ये है कि ये जो सरकार डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित कर रही है, इसमें ये डिजिटल पेमेंट क्या है? किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद फरोख्त का भुगतान अगर एक खाते से दूसरे खाते में सीधे डिजिटल माध्यमों से हो जाए, बिना नकद या बिना कैश के इस्तेमाल के, तो उसे डिजिटल भुगतान कहते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। पुनीत, डिजिटल पेमेंट की क्या ज़रूरत है और इससे उपभोक्ता और पूरे देश में कैशलेस लेन देन से क्या फ़ायदा है? देखिए, कैशलेस लेन देन से उपभोक्ता और देश को लाभ है। उपभोक्ताओं को कम से कम दो लाभ बहुत ही सरल तरीके से देखा जा सकता है। एक तो है कि सहूलियत है और दूसरी सुरक्षा है। तो सहूलियत इस हिसाब से है कि आप कैशलेस पेमेंट बिना किसी कैश के कैरी करे आप कर सकते हैं। आप कितना भी रकम का भुगतान कर सकते हैं। आप 1 लाख 1 रुपये से लेकर 1 लाख 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। और दूसरी सुरक्षा भी है कि आप जो भी भुगतान करते हैं डिजिटल तरीके से, उसका रिकॉर्ड बैंक में रहता है, जिसके द्वारा अगर आपके भुगतान की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको अपने बैंक के द्वारा अप्रोच करके सही करा सकते हैं। देश को भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ है। सबसे पहला तो ये कि जाली नोटों का जो प्रभाव है देश की अर्थव्यवस्था पर, वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप करेंसी का जो प्रयोग है बहुत कम कर देते हैं। दूसरा ये है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलता है। इसमें जो भी भुगतान हो रहा है, अगर आप किसी विक्रेता के पास जाकर डिजिटल तरीके से भुगतान करती हैं, तो आपका जो भी टैक्स है वो विक्रेता को सरकार को जमा करना पड़ता है। सरकार की जो टैक्स रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके द्वारा सरकार बहुत सारे विकास के कार्यों को कर सकती है। पुनीत, इस प्रयास की सफलता के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा? सरकार के बहुत सारे कदम उठाए हैं इस डिजिटल पेमेंट की मुहिम को और बल देने के लिए। और सबसे खास बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। सबसे पहला तो ये है कि जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से, कितने तरीके हैं डिजिटल भुगतान करने के। और भी अलग कदम लिए गए हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट के तरीक़ों पर पहले कुछ सर्विस टैक्स लगा करता था, जिसके द्वारा वो थोड़े से महंगे थे, उनको अब कम कर दिया गया है या माफ़ कर दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो कि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स का जो नेटवर्क है, उनको गाँव में और बल दिया गया है, जिसके द्वारा गाँव में जो पॉपुलेशन है उनको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और उनको ये बताया जाए कि डिजिटल पेमेंट के और क्या क्या माध्यम हैं। और भी बहुत सारे कदम लिए गए हैं। रुचि, आप हमें बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी हाल ही के मन की बात एपिसोड में डिजिटल पेमेंट के लिए हमारी भागीदारी की बात की थी, तो हम लोग इसमें क्या और कैसे सहयोग कर सकते हैं? जैसा कि आपने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मन की बात में कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करने की बात बोली है। बहुत सही चीज़ बोली है। उन्होंने ये बोला कि अभी हम 100% कैशलेस तो नहीं हो सकते, बट हम लेस कैश से कैशलेस की तरफ मूव करेंगे। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोली है, वो बोला है उन्होंने यूथ, जो हमारी युवा है हमारे भारत देश की, वो बहुत ही ज़्यादा सहयोग और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करने में। तो मैंने इसमें बताना चाहूँगी कि हम लोग भारत देश और वासी अभी तक नेट बैंकिंग का प्रयोग करते आए हैं, अपने कार्ड से, एटीएम से पैसे निकालते हुए आए हैं। ये तो तरीके हैं जो हम अपना रहे हैं,
इसके अलावा भी जो उन्होंने बताया, जो 5 तरीके हैं, उनसे हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। तो उसमें मैं बताना चाहूँगी जो पहला है ऑप्शन है हमारे पास, वो है कार्ड्स के थ्रू। तो 3 तरह के कार्ड्स हैं, एक तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एक नया तरह का है जो कहते हैं प्रीपेड कार्ड। उसके बारे में हम आगे आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। जो सेकंड तरह का माध्यम है उसको हम कहते हैं यूपीआई, विच इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो बैंकों के थ्रू ऐप के, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट फैसिलिटी है, तो आप गूगल प्ले के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरा जो माध्यम है उसको हम कहते हैं यूएसएसडी। वो ये होता है कि अगर आपके पास सिंपल फ़ोन है, स्मार्टफोन भी है या फीचर फ़ोन है, तो आप *99# दबा के उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जो चौथा माध्यम है वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो आधार कार्ड लोगों के पास है वो बैंक के थ्रू लिंक है और उसके थ्रू आप भुगतान कर सकते हैं। जो पांचवा माध्यम है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या ई बटुआ। इट इज़ जस्ट लाइक बटुआ जो आपके पॉकेट में होता है। आपका जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होता है बटुए में और आप उससे डिजिटल पेमेंट या भुगतान कर सकते हैं। जी, रुचि, मुदित और पुनीत, हमको डिजिटल पेमेंट के बारे में इतनी सरलता से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम बात करेंगे हमारे व्यापारी भाइयों की दृष्टिकोण से कि वो डिजिटल पेमेंट को कैसे अपना सकते हैं। धन्यवाद। वेलकम बैक। मुदित, डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे कॉमन ज़रिया क्या है, हमें ये बताइए। आप में से बहुत लोगों ने कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। डेबिट कार्ड आपके खाते से भुगतान करते हैं, क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऋण होता है और प्रीपेड कार्ड में आपके खाते से या कैश से पैसा लोड किया जाता है। भारत में करीब 80 करोड़ कार्ड हैं और बहुत से लोग इनको प्रयोग करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं। किसी भी विक्रेता जहाँ पे कि पॉस मशीन हो में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुमानित है कि भारत में करीब 15 लाख ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास पॉस मशीन है। आप में से बहुतों ने इसको एटीएम के लिए इस्तेमाल किया होगा, मगर हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इनको रोज़ की ख़रीदारी में भी इस्तेमाल करें, पॉस मशीन में इसको यूज़ करें। तो मुझे तो उस कार्ड का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देश भर में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे विक्रेताओं के पास आजकल मशीनें हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ये कार्ड सब जगह मान्य होता है। तो हर मशीन पे हर तरह का कार्ड मान्य होता है और आप उससे सीधे भुगतान कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान। रुचि, अमूमन एक परिवार में 1 या 2 लोगों के पास बैंक अकाउंट होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में परिवार के बाकी सदस्य कैसे जुड़ेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका जो आपने बोला। जैसे मुदित जी ने बताया कि जो प्रीपेड कार्ड होता है वो आप बार बार लोड कर सकते हैं, उसमें पैसा आप डाल सकते हैं एक बैंक अकाउंट से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक परिवार है उदाहरण के तौर पे, और मेरे घर पे सहायक हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, ड्राइवर्स हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या वो लोग दूसरे वहाँ स्टेट से आए हैं काम करने के लिए और उनके पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो मैं अपने ही बैंक अकाउंट से उनको एक प्रीपेड कार्ड इशू कर सकती हूँ। सो वो बहुत सरल तरीका है और हर महीने मैं, जैसे मेरे घर पे कोई सहायक है तो मैं हर महीने उनको पैसा उस प्रीपेड कार्ड में ही डाल सकती हूँ, उनको सैलरी उसी में दे सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। एक बैंक अकाउंट से आप कई सारे प्रीपेड कार्ड इशू करवा सकते हैं और अपने नज़दीकी लोगों से जो आप पे डिपेंडेंट है उनकी सहायता कर सकते हैं। पुनीत, हमने कई लोगों से सुना है कि ऐसे कई व्यापारी लोग हैं जो कार्ड की पेमेंट नहीं लेते हैं, या तो अगर लेते भी हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो हमको इस एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में कुछ बताएं। जी, ये देखा गया है कि काफ़ी व्यापारी एक्स्ट्रा चार्ज किया करते हैं कार्ड्स को लेके, जिसको सर्विस चार्ज या कुछ और नाम से जानते हैं। लेकिन अभी हम ये अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये गलत हैं। जो भी उपभोक्ता अपने कार्ड को
प्रयोग करते हुए अगर कोई भुगतान कर रहा है तो जो भी विक्रेता है वो उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। ये आरबीआई और सरकार की गाइडलाइन है कि जो भी सर्विस चार्ज और एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है जो कि उस पॉस मशीन पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो उसका चार्ज लगता है, वो सारे चार्जेस जो विक्रेता है उसको खुद ही उठाना है, खुद ही बेयर करना है और जो उपभोक्ता हैं उनको कोई भी ऐसा चार्ज नहीं देना है। अगर आपको कोई ऐसा विक्रेता मिलता है जो कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है या आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर उसके पास पॉस मशीन होने के बावजूद भी आपसे कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं किसी भी जो बैंक है या आरबीआई में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के लिए कार्ड की उपयोगिता के बारे में हम सबको बताने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सत्र में बात करेंगे कि कैसे आपका मोबाइल आपका बैंक बन सकता है। देखते रहिए। धन्यवाद।